क्लासेस एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 बना रखा था और आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे ढंग से समझा रखा था। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 2 यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा क्रांतिक कोण पर ध्यान देना होगा। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं और क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसे थोड़ा हम ध्यान से समझ लेते हैं। हमने फिगर बना रखा है यहाँ पे और इस फिगर को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक अक्ष खींच करके दो माध्यम बना रखा है और ऊपर विरल माध्यम दिया है, नीचे सघन माध्यम। अगर हम फिगर ए की बात करते हैं तो फिगर ए में हम देखते हैं कि एक प्रकाश स्रोत हमारा है, कोई एक प्रकाश स्रोत है जिससे कि प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण सघन माध्यम से प्रवेश करते हुए विरल माध्यम में आपतित हो रही है। क्या बोलेंगे इसे? आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और इसे प्रकाश का अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यानी यहां से प्रकाश हमारा आपतित हो रहा है सघन माध्यम से और विरल माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, इसलिए इस कोण को अभिलंब से, हमारा ये अभिलंब लाइन है, अभिलंब से जितने कोण पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है उस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। हमने ये चीज आपको पहले वीडियो में, पहले पार्ट में बता रखा है कि I को आपतन कोण और R को अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण हमारा R रहता है। तो पहले फिगर ए के लिए हम देखते हैं कि हमारा आपतन कोण I है वो अपवर्तन कोण R से क्या है, ज्यादा है या कम है, ये देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, कम है। और इसे ही हम क्रांतिक कोण का नाम देते हैं। क्रांतिक कोण से भी हमारा अपवर्तन कोण ही क्रांतिक कोण बनेगा। और ये क्रांतिक कब होगा? जब हमारा समकोण होगा। तो ये देख लेते हैं कि हमारा I1 क्या है, I1 जो है हमारा क्रांतिक कोण से कम है। और फिगर बी की बात कर लेते हैं। फिगर बी इस प्रकाश स्रोत से हमारा I2 किरण जा रहा है और अपवर्तित होकर अपवर्तन के पश्चात यह R2 यानी कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री समकोण पे चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे कि I2 हमारा किसके बराबर है? क्रांतिक कोण C के बराबर है, 90 अंश से ज्यादा समकोण तब। और हमने परिभाषा भी लिख रखा है, बताते हैं। फिगर सी देख लेते हैं कि हमारा I3 जो हमारा प्रकाश स्रोत से यहाँ पर किरणें जा रही है, यानी आपतित किरण जो जा रही है I, वह अपवर्तन के पश्चात हमारा अभिलंब से बहुत ही दूर हट जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने बहुत ही दूर हो जा रहा है, क्योंकि हमारा R3 का मान। अब यहाँ पर I3 का मान जो है कि R3 से अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है। तो हम इस फिगर के जरिए हम परिभाषा लिख सकते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण के बराबर होता है। सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है, वह सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर होता है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनके अपवर्तन कोण की बात करना है, हम यहाँ देख पाते हैं कि जो हमारा I2 है वह क्रांतिक कोण C के बराबर बना है, जो कि हमारा 90 डिग्री, हमारा क्या है, यह 90 डिग्री समकोण के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? आपतन कोण I, आपतन कोण I बराबर क्रांतिक कोण C, क्रांतिक कोण C के लिए अपवर्तन कोण C के लिए अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री, अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आपतन कोण I है वह C के बराबर अपवर्तन कोण के लिए R बराबर 90 डिग्री है, 90 अंश समकोण है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः
विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या कर सकते हैं, n बराबर साइन आई बटा के साइन आर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। स्नेल का नियम भी कहलाता है साइन आई बटे साइन आर। इसी को अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने साइन आई के बराबर में सी रखा है तो साइन सी लिख सकते हैं, साइन सी, और बटे में साइन आर के बराबर 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन सी यहाँ पर साइन सी हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है, चूंकि यहाँ लिख देंगे साइन 90 बराबर 1, तो हम इसे n बराबर साइन सी अपान 1 या केवल साइन सी भी कह सकते हैं। ये हमारा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर साइन सी बटे 1। अब इसी के विपरीत हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम हुआ, अब सघन माध्यम के सापेक्ष क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं आपका सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, अब यहाँ जब माध्यम विपरीत हो रहा है तो यहाँ पर हमारा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, n बराबर 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। हम इसे क्या कर सकते हैं, यह हमारा सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध है। इसे क्या कर सकते हैं, सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसके बारे में परिभाषा दिया, फिगर भी बना दिया, समझा दिया आपको, और यहाँ इनके भी दोनों के संबंध को, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के संबंध को हमने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, ये देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, उसकी परिभाषा था, कुछ उसके शर्त हैं और एग्जांपल भी लिख रखा है। जैसा कि हमने आपको क्रांतिक कोण के बारे में बता दिया, आप क्रांतिक कोण के जरिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी हमने परिभाषा लिख रखा है यहाँ पे कि जो हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, क्या हमने कंडीशन बोला, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश किरण जब माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश किरण जब माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है पड़ती है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से अपवर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है, और वापस लौटने की इस प्रक्रिया को या यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश किरण जब माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण या बड़े कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से अपवर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है, और प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, और इनका शर्त या प्रतिबंध जो कहते हैं वो देख लेते हैं। पहला नंबर है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश संचरित नहीं होगा, तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं संभव है। यानी
इसको होने के लिए प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचित होना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश का आपतन कोण I क्रांति कोण C से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश का आपतन कोण I क्रांति कोण C से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं गर्मी के दिनों में रेगिस्तान की मरीचिका की बात करते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं रेगिस्तान हमारे राजस्थान में पाया जाने वाला एक बहुत ही दुर्लभ स्थान है, जहां पर वर्षा एकदम ना के बराबर होती है, यानी वहां पर गर्मी बहुत अधिक होती है। और गर्मी के दिनों में तो पूछिए मत, वहां पे जो बालू के रेत होते हैं, रेत वाली जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ही हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वहां क्या होता है कि जब रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें वहां आपतित होती यानी पड़ती हैं, तो सूर्य की गर्मी को वह अवशोषित करके बहुत अधिक गर्म हो जाता है। सूर्य की किरणों को वह अवशोषित कर लेता है, विकिरणों को, और वह रेत बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अब रेत के संपर्क में जो स्थित वायु होता है, जो हमारा जमीन के तल पे रेत है, उसके ऊपर का जो वायु है उसके संपर्क में वह भी क्या हो जाता है, रेत के लगभग टेम्परेचर के बराबर गर्म हो जाता है। और ऐसा होने पर फिर उससे कुछ ऊपर हमारा वायु थोड़ा ठंडा होता है अपेक्षाकृत रेत पर जो वायु है। जो रेत के संपर्क में वायु है वह बहुत अधिक गर्म, और जो कुछ ऊपर है वो थोड़ा कम गर्म यानी ठंडा होता है उसके हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेत पर वायु है, रेत के संपर्क में जो वायु है वह एकदम विरल माध्यम है, और जो उससे ऊपर जाने पर थोड़ा ठंडा ज्यादा होने से या गर्मी कम होने से वह सघन माध्यम जैसा काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य से विकिरणें आती हैं, प्रकाश आती हैं, वह पहले सघन माध्यम में आती हैं और फिर उसके बाद अपवर्तित होकर के विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा पहले सघन माध्यम में प्रकाश आता है, फिर उसमें अपवर्तित होकर के हमारा सीधा सघन होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, विरल। क्या होता है, विरल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है या प्रकाश आता है या आपतित होता है, तो कह सकते हैं कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए कहते हैं कि रेगिस्तान की जो मरीचिका है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों की मरीचिका है। इसमें भी क्या होता है कि ठंडे प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यानी बर्फ वाले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी हमें ऐसा आभास होता है, या उसी को बोलते हैं ऊर्ध्व मरीचिका, या उसी को बोलते हैं ऊर्ध्व मरीचिका। जैसे हम देख लेते हैं हीरा सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला कार्बनिक पदार्थ है या कार्बन का अपरूप है, और उससे कहते हैं हीरे सबसे अधिक चमकदार होते हैं। तो हीरे का चमकना कौन सी घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर हीरे का चमकना आधारित है। या हम बात करते हैं जल में, जैसे कोई कांच की परत नली डाल लेते हैं, और जो भाग जल के अंदर डूबा हुआ है वह बाकी अपेक्षाकृत बाहर वाले भाग से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये एक परत नली है, तो इसे हम आधा भाग जल में डुबो देते हैं, तो जो डूबा हुआ भाग है, जो इस मार्कर के नीचे भाग डूबा हुआ है, वह हमें अपेक्षाकृत ज्यादा चमकदार यानी चमकीला दिखाई देगा। और फिर हम बात करते हैं कि जैसे कोई कांच है, कोई ग्लास में कोई कांच है, तो उसमें कोई दरार, यानी हम कहीं पर उसमें स्क्रैच लाइन खींच देते हैं, तो जो दरार होता है वो हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि अगर जैसे पानी हो या कोई कांच हो, उसके अंदर यदि वायु का कोई बुलबुला है, तो वह हमें अपेक्षाकृत अधिक चमकदार दिखाई देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा, ये रहा। और यहाँ पर हमने इसका प्रतिबंध और शर्त दे दिया है, 2 शर्त है इसको मैंने दे दिया, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, मैंने बता भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यह बोर्ड एग्जाम 10th प्लस 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे ढंग से देख लें, याद कर लें और नोट कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, नमस्कार।